रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्राइल हमास संघर्ष पर आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट होने का किया आह्वान। कहा, इससे निर्दोष लोग नहीं होने चाहिए प्रभावित। इस्राइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इस्राइल दौरे पर शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। बाइडेन ने कहा, इस्राइल और फिलिस्तीन को समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने का हक। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कलौल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का भी करेंगे लोकार्पण। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। और देश भर में आज मनाया जा रहा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे का त्योहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्राइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सारे विश्व को एकजुट होना चाहिए, लेकिन इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए कि निर्दोष लोग इससे प्रभावित ना हों। असम के तेजपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की भी जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी देश पर संकट आया हो तब लोगों को सुरक्षा देने का काम भारतीय सेना के जवानों ने किया है। उन्होंने कहा कि हम सब इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि देश पर यदि कोई संकट आएगा तो हमारी सेना के जवान उसका सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। वहीं इस्राइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष के बीच हमास ने कहा कि उसने मिस्र और कतर के मध्यस्थता प्रयासों से 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर रिहा कर दिया है। ये दोनों उम्रदराज इजरायली महिला हैं। रिहा की गई महिलाएं गजा से मिस्र जाने के लिए राफा क्रॉसिंग पहुंच गई हैं। हमास ने इससे पहले इजरायली क्षेत्र में किए गए हमले के करीब 2 सप्ताह बाद शुक्रवार को एक अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोगों को इसमें बंधक भी बनाया गया था। वहीं इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल दौरे पर प्रधान हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा का उद्देश्य इजराइल के साथ एकजुटता दिखाना भर नहीं, बल्कि वो तनाव रोकने, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और 2 देशों के समाधान का व्यवहारिक प्रस्ताव भी रखेंगे। इजरायली क्षेत्र पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 30 फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे, जबकि 7 लोग लापता हैं। इनमें से एक हमास द्वारा जारी वीडियो में दिखा था, लेकिन अन्य 6 के बारे में अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर भी इसराइल का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 राष्ट्र समाधान की बात भी दोहराई है। जो बाइडेन ने कहा कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम शांति के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। इजराइल और फिलिस्तीन समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने के हकदार हैं। इजराइल और गजा का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा और आज संघर्ष का 18वां दिन है।
संघर्ष के मैदान से डीडी न्यूज भी पल पल की खबरें आप तक लगातार पहुंचा रहा है। संघर्ष में अभी तक क्या कुछ रहा है, ये जानने के लिए देखते हैं यरूशलेम में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। कल सारी रात इजरायल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करता रहा। इजरायल ने अपनी मिलिट्री कैंपेन और इंटेंसिफाई कर दी है, तीव्र कर दी है। पर यहां यह सवाल पूछा जा रहा है कि इजरायल की जमीनी फोर्सेस गाजा पट्टी के अंदर जाएंगी, और अगर जाएंगी तो कब? पर अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होगा सिविलियन काउंट और बढ़ेगा। पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए अंदर जाना इसलिए भी जरूरी है कि उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना, वो क्लोज कॉम्बैट के बगैर अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये दुविधा बनी हुई है कि क्या वो अपनी फोर्सेस को अंदर जाने की हरी झंडी दे, क्योंकि वेस्टर्न लीडर्स लगातार टेल अवीव में आ रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेशराइज कर रहे हैं। यहां जर्मन चांसलर आए, यूके के प्रधानमंत्री आए, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, कल नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री आए और आज फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं कि आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस लेके अंदर मत जाइएगा, क्योंकि उससे ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर सकती है और दूसरे नॉन स्टेट प्लेयर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जंग का रुख कंप्लीटली बढ़ सकता है या बदल सकता है। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ा संकट का वक्त है। कल उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि प्रधानमंत्री, आईडीएफ के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर सभी एकजुट हैं और इस समस्या और मीडिया में जो ऐसी खबरें आ रही हैं वो गलत हैं। ये साफ संकेत है कि यहाँ आग युद्ध का आगे का रुख क्या हो, इस पर सरकार के बीच में मतभेद हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि जॉर्डन के महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात हुई। पश्चिम एशिया के हाल की घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हमने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता साझा की। सुरक्षा एवं मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए भी संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पीएम ने लिखा कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका बढ़ाने के लिए नए आयाम तलाशने के बारे में बातचीत हुई। साथ ही अल्प विकसित और विकासशील देशों में भोजन, स्वास्थ्य, जल शोधन और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने जैसे क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन का विस्तार करने के बारे में भी चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही गांधीनगर में खेल परिसर का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं शहरी खेल परियोजना के तहत इसका शिलान्यास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मेहसाणा में बहुचर माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं साणंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद सहित कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति विषय पर एक सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। वह भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। पीयूष गोयल विश्व के कारोबारी प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं।
प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं भारतीय रेल त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर सहरसा, पुरी से पटना, ओखा नाहरलागुन, सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मंत्रालय ने बताया कि प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र भी शुरू किए गए हैं। साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है और दिल्ली में भी काफी संख्या में रामलीलाएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली स्थित बाल मंदिर स्कूल के विद्यार्थी भी इन दिनों रामलीला का मंचन कर रहे हैं। ये नन्हे विद्यार्थी अपना अभिनय के बल पर बड़े बड़े प्रोफेशनल कलाकारों को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रामलीला का हिस्सा बनकर ये विद्यार्थी बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं की धूम है। एक ऐसा भी स्कूल है जहां स्कूली विद्यार्थी रामलीला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेश अरोड़ा जी। प्लानिंग तो बहुत पुरानी है, ये हमारा 24वां वर्ष है। हम लगातार 24 वर्षों से रामलीला करते चले आ रहे हैं और ये स्कूल की अध्यापिकाएं, छोटे छोटे बच्चे, ये इनका अथक प्रयास है जो ये रामलीला आज दिल्ली में इतना नाम कमा रही है। इसमें ज़्यादातर बच्चे हमारे 6, 7, 8 के मिडिल क्लासेस के बच्चे हैं और बहुत ही मन से, भाव से ये लोग करते हैं और इन पर ईश्वर की अपार कृपा है कि कोई पीछे से प्रॉम्प्टिंग नहीं। इतने बड़े बड़े, अभी मैंने आपको दिखाया, इतने बड़े बड़े इनके अपने रोल हैं जिनको ये लर्न करते हैं और उसके बाद लाइव एक्ट करते हैं स्टेज के ऊपर। इस रामलीला में 9वीं क्लास के नमन भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। कैसा लगता है जब भगवान श्री राम के अवतार में मंच पर होते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हज़ारों में ऑडियंस आती है देखने के लिए। एक फील आ जाती है अंदर से जो भगवान के नाम में है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी स्त्री को किसी बुरी नज़र से ना देखा और वो एक मर्यादा के अंदर रहते थे। जैसे कि उन्होंने अपने पिता के कहने में एक ही बारी में ना बोले, सीधा वनवास के लिए चल दिए। छठी क्लास के अक्षय चतुर्वेदी हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत छोटी क्लास है, बहुत कम उम्र है। बहुत अच्छा लगता है कि हनुमान जी का रोल करने को मिल रहा है। बस एनर्जी आ जाती है जब भी स्टेज पर जाता हूँ ना, ऐसा लगता है साक्षात हनुमान जी आ जाते हैं अंदर। कितने बड़े भक्त थे हनुमान जी श्री राम के? बहुत मतलब अब तो कोई हो भी नहीं सकता है ऐसा कोई भक्त। जय श्री राम। 11वीं क्लास के मान्य गोयल रावण की भूमिका में हैं। कैसा लगता है रावण के किरदार में? रावण के किरदार में मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, इसका मैं भगवान श्री राम के आगे हाथ ही जोड़ता हूं और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ही विष्णु, विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दास है जिसके धनुष दानव, वह राजा मैं ही हूँ। रामलीला का हिस्सा बनकर ये बाल मंदिर पब्लिक स्कूल के बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें रामलीला में किरदार निभाने का मौका मिला है, भगवान श्री राम के जीवन को जानने का मौका मिला है। कैमरामैन रमाकांत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं की अहम भूमिका रही थी उनमें डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का नाम भी प्रमुखता से आता है। आजाद हिंद फौज में अहम भूमिका निभाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की आज जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे 1940 में सिंगापुर चली गईं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया जहां वे गरीब भारतीयों का इलाज करने लगी।
साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस से लक्ष्मी सहगल की मुलाकात हुई। इस दौरान आजाद हिंद फौज में वे शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया गया। 500 से ज्यादा महिलाएं रेजिमेंट के साथ आ जुड़ी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की नेतृत्व क्षमता और कुशल संगठनकर्ता की वजह से वे कैप्टन नाम से प्रसिद्ध होने लगी। बाद में आजाद हिंद फौज में कर्नल का ओहदा भी उन्हें मिला, लेकिन वो कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ही लोकप्रिय रही। जापानी सेना के साथ कार्य करते हुए ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1946 तक वे बर्मा की जेल में रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ते दबाव के चलते बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और आजादी के बाद भी एक डॉक्टर के रूप में उनका सेवा कार्य जारी रहा। 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी करने के बाद वे कानपुर में बस गई। मेडिकल प्रैक्टिस करने के साथ ही विभाजन के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों की उन्होंने सेवा की। 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेते हुए उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में जहां उन्होंने राहत कार्यों में भूमिका निभाई, वहीं 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति स्थापित करने में भी सक्रिय रही। 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2002 में उन्होंने वाम मोर्चा की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे हार गए। उनके समर्पण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 92 साल की उम्र में भी वे कानपुर में अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रही थी। आजीवन राष्ट्र की सेवा में तत्पर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने कानपुर में 23 जुलाई 2012 को 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं खबरों में आगे चल के बांग्लादेश की, जहां 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भैरब में एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। अधिकारियों ने कहा कि मालगाड़ी ने यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं आईसीसी विश्व कप में सोमवार को एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चेन्नई में कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर यह पहली जीत है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान ने ये सबसे बड़ा रन चेंज है। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जदरान ने 87 रनों की पारी खेली, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 65 रन बनाए। रहमत शाह 77 रन और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 48 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी और ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अब तक 4 मैचों में से 3 में जीत और 1 मैच में हार मिली है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को महज 1 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आज दक्षिणी अफ्रीकी टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं बांग्लादेश हार की हैट्रिक के बाद वापसी करना चाहेगी। टॉटनहम हॉटस्पर ने प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में फुलहैम को 2-1 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली। वहीं टॉटनहम की तरफ से सन ह्यून-मिन ने 36वें मिनट में पहला गोल दागा। इसके बाद दूसरे हाफ के 56वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। फुलहैम की टीम मैच के दौरान वापसी करने का प्रयास करती नजर आई, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली और अंत में टॉटनहम हॉटस्पर ने यह मैच अपने नाम कर लिया। अक्सर खाते या पीते समय सफाई को लेकर खासा ध्यान नहीं दिया जाता और अगर खाने में सफाई को लेकर लापरवाही हो तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। फूड पॉइजनिंग के क्या कुछ लक्षण हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
दूषित भोजन या जल के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। खाने के साथ यदि ज्यादा बैक्टीरिया निगल लिए जाएं, तो बीमारी के लक्षण जल्द नजर आते हैं। फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है जो हमें रोज़मर्रा में देखने को मिलती है और आजकल के खान पान को के कारण बहुत ही कॉमन हो गई है। फूड पॉइजनिंग अस्वच्छ खाने से, बिना आधा पके हुए खाना खाने से, पुराने खाने से और ख़राब खाने से हो सकती है। बाहर के खान पीन से भी बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर बनती हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है और हमें उनके बारे में नहीं पता होता, उनका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पर होते हैं उल्टी आना, पेट में दर्द होना और अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो उसके साथ लूज़ मोशन होना, साथ में पेट दर्द ज़्यादा हो जाना, बुखार होना, और ये सभी जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर व्यक्ति को उल्टी और दस्त की संभावना होती है। इसके साथ बुखार हो सकता है। उल्टी और दस्त अधिक होने पर व्यक्ति में निर्जलीकरण का खतरा बना रहता है। ऐसे में निर्जलीकरण से बचाव के लिए आवश्यक है कि उसको ORS का घोल देते रहें। फूड पॉइजनिंग से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो हम हमेशा अपना जो खाना है वो हाथ धोकर खाएं, स्वच्छ खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, उतना ही मात्रा में बनाएं जितना कि हमें सेवन करना हो। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ एक बार पहले चेक कर ले। खाने से पहले कोशिश करें कि बाहर का खाना ना ही खाएं, लेकिन अगर खाना पड़ रहा है तो देखें कि वह ताज़ा बना है या नहीं बना है, पुराना या बासी खाना तो नहीं खा रहे, इसका ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके लक्षण आ रहे हैं तो पहले घरेलू उपचारों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा तेज़ है और जो घरेलू उपाय हैं उनसे आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, जो आपको दवाई देगा और बीमारी के इलाज में सहायता करेगा। खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले हाथ अवश्य धोएं। सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रखें कि बर्तन साफ हों। थोड़ी सावधानी रखने से फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। आज विश्व पोलियो दिवस है और आज का दिन पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क की टीम ने 1955 में पोलियो के टीके की खोज की थी और इस दिन का मुख्य उद्देश्य पोलियो के प्रति लोगों को जागरूक करना है और लोगों को अपने बच्चों को पोलियो का टीका दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत बीते एक दशक से पोलियो मुक्त है। सरकार हर साल टीकाकरण अभियान के जरिए पोलियो के खिलाफ अभियान चलाती है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों का जश्न मनाता है और पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। बीते एक दशक से भारत पोलियो मुक्त रहा है। केंद्र सरकार हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत करती है। इसका मकसद है कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक मिले। पोलियो के खिलाफ भारत की रणनीतिक लड़ाई टीके से बचाव किए जाने वाले बीमारियों के संबंध में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की सफलता की एक कहानी है। सभी लोगों को लगातार सचेत रहने और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाए। मिशन इंद्रधनुष या पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बच्चों को ऐसे घातक रोगों से बचाना है। चूंकि हमारे पड़ोसी देश अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं, इसे देखते हुए और भी सतर्क रहने और टीकाकरण अभियान के समय बच्चों को पोलियो टीका पिलाने की जरूरत है। पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान 5 साल से कम उम्र के 15 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। कोई भी बच्चा छूटने न पाए, इसके लिए मजबूत सूक्ष्म नियोजन के जरिए घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। सरकार पड़ोसी देशों से लगे बॉर्डर पर पोलियो बूथ बनाकर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है ताकि दूसरे देशों से पोलियो का वायरस हमारे देश में ना घुस पाए।
भारत ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो टीके को भी शामिल किया है ताकि पोलियो के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा चक्र बन पाए। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज पूरे देश भर में विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरे पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा करते हुए नजर आएंगे। और इसी भी चलिए सीधा रुख करते इस वक्त नागपुर का, जहां पर आरएसएस मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। शस्त्र पूजन आज किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर इस वक्त जुड़ गए हैं। शिशिर, गुड मॉर्निंग आपको। और आज का जो ये कार्यक्रम है, क्या कुछ खास है जिस तरीके से जो हम तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। दशहरा का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। इनका जो वार्षिक कैलेंडर होता है उसमें तो ऐसे में सब निगाह हालांकि अब इस पर रखे कि आरएसएस संचालक मोहन भागवत जो है वो आखिर क्या उद्बोधन करेंगे। दरअसल इस कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना जो है 1925 में हुई थी और तब से लेकर निरंतर जो है पिछले 95 सालों से 98 सालों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयं संघ को जो है 98 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 1925 में दशहरा के दिन ही जो है संघ की स्थापना हुई थी। और उसके बाद निरंतर हम देख पा रहे हैं कि जो कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है उसमें अगर देखा जाए तो सुबह पथ संचलन का कार्यक्रम होता है इस दिन, साथ ही साथ शस्त्र पूजन होता है, शारीरिक कवायद होती है, सामूहिक गीत होता है और उसके बाद उसके पश्चात जो है आखिर में संघ के सरसंघ चालक जो है वो उद्बोधन करता है। अनेक अनेक मुद्दों पर जो है वो अपनी राय रखते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से दिशा होगी संघ की, इस बारे में भी जो है वो अपनी विचार रखते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए जो एनुअल कैलेंडर देखते हैं जिसमें, तो उसमें ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 98 साल पूरे हो चुके हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए और आने वाले समय में किस प्रकार से संघ की रणनीति होगी, किस प्रकार संघ जो है आने वाले समय में काम करेगा, कौन से मुद्दे होंगे, इन सभी चीजों पर जो है संचालक अपना उद्बोधन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा।